नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी आउटलुक में। दोस्तों, आज हम लोग प्रमुख पोषक पदार्थ के अंतर्गत प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन क्या है दोस्तों? तो प्रोटीन एक जटिल यानी कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है। पहली चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये एक कार्बनिक पदार्थ है और वो भी नाइट्रोजन युक्त, तो जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के तत्वों के अणुओं से मिलकर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर रहेंगे इस चीज़ में कि प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर होता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अणुओं से मिलकर होता है। प्रोटीन ऊतकों के निर्माण यानी टिश्यूज़ या सेल्स के उनका निर्माण करता है, उनकी मरम्मत, रिपेयर करता है और शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, चलिए अगला है पॉइंट, अमीनो अम्ल प्रोटीन की कनेक्टिंग यूनिट्स या मोनोमर्स होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि प्रोटीन जो होता है वो अमीनो अम्ल के अणुओं के रेपिटेशन से बनता है, यानी अमीनो अम्ल उसका मोनोमर है और ये मोनोमर आपस में जुड़ के पॉलीमर जब बनते हैं तो उनको प्रोटीन कहते हैं। यानी प्रोटीन की कनेक्टिंग यूनिट्स वो अमीनो अम्ल यानी अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, तथा प्रकृति में लगभग 500 प्रकार के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। ठीक, अब दोस्तों इसमें आपको ये ध्यान देना है कि प्रकृति में पाए जाने वाले 50 प्रकार के अमीनो एसिड्स हैं, जिसमें केवल 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स ही प्रोटीन्स के निर्माण में सहायक होते हैं या प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, ये पॉइंट है आपका कि जीव द्रव्य में उपस्थित विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल में केवल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल ही प्रोटीन्स के एकलक होते हैं, अर्थात ये 20 प्रकार के अमीनो अम्ल ही प्रोटीन्स निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। ये उनके मोनोमर्स होते हैं, यही इन्हीं के अणु आपस में जुड़ के प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। अब इन 20 में 9 मनुष्य केवल भोजन द्वारा प्राप्त करता है और उन्हें इसेंशियल या अनिवार्य अमीनो अम्ल कहते हैं, तथा शेष 11 भोजन द्वारा या शरीर की कोशिकाओं द्वारा इनका निर्माण शरीर स्वयं कर लेती है और ये अनिवार्य अमीनो अम्ल कहलाते हैं। अब आपको यहाँ पे दो चीज़ें समझनी है कि ये जो 20 अमीनो एसिड्स हैं जिनसे आपका ये प्रोटीन का निर्माण हो रहा है शरीर में, तो इनको दो पार्ट में बांट दिया गया है, एक इसेंशियल यानी अनिवार्य और एक नॉन इसेंशियल यानी अनिवार्य। ठीक है, तो जो 11 आपके अमीनो एसिड्स हैं वो नॉन इसेंशियल हैं, उनका निर्माण शरीर स्वयं कर लेती है। शरीर की कोशिकाएं इन 11 का निर्माण स्वयं कर लेती है शरीर के अंदर ही। बाकी बचे जो शेष बचे 9 हैं, ये इनका निर्माण शरीर की कोशिकाएं इन अमीनो एसिड्स का निर्माण नहीं कर पाती, तो इनको मनुष्य भोजन के माध्यम से इनको ग्रहण करता है, इसलिए इनको अनिवार्य अमीनो एसिड्स, इसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। तो ये तो कुछ इन्फॉर्मेशन रही। अब हम प्रोटीन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है? तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए उड़द में, अरहर में, सोयाबीन में, मटर के दाने में। तो आपको ध्यान रखना है सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है, इसमें लगभग 40% तक प्रोटीन होती है। ठीक है, और सोयाबीन को हम लोग दलहनी यानी दाल और तिलहनी तिल की फसल में रखते हैं। और दोस्तों, सोयाबीन का जो पूरे विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है उसका नाम ब्राज़ील है, और भारत में जो राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है उसको उसका नाम एमपी है, यानी मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हेयर यानी बाल किस प्रोटीन का बना होता है? तो दोस्तों आपका आंसर होगा केराटिन। केराटिन प्रोटीन बाल में पाया जाता है। केराटिन प्रोटीन नाखून, बालों और खुर, हूप्स, इसको हूप्स कहते हैं, और नाखून, नेल्स, बालों यानी हेयर्स, इसकी संरचनात्मक प्रोटीन है, यानी इसमें क्या होता है, केराटिन प्रोटीन पाया जाता है और ये वाटर सॉल्युबल नहीं है ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अमीनो अम्ल टायरोसिन जो प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित होता है, इसके बारे में क्या सही है? एक प्रकार का अमीनो अम्ल है टायरोसिन। ठीक है, अब यह टायरोसिन
ऐसे पदार्थों में, खाद्य पदार्थों में पाया जाता है जो प्रोटीन से प्रचुर होते हैं, जिसमें प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इस टायरोसिन के बारे में ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसमें कौन सा सही है, इसके बारे में ये आपको बताना है। अब देखिए दोस्तों, पहला है, यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता कर सकता है। दूसरा, भावात्मक एवं पर्यावरणीय दबावों का सामना कर सकता है। या बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 3 यानी सी ये सही होगा। ये बुढ़ापे के लिए, यानी ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये आदमी में उनके बुढ़ापे के लिए जिम्मेदार कारक होते हैं, मुक्त मूलक। इनकी संख्या जब ज़्यादा होती है तो आदमी बुढ़ा होने लगता है। ठीक है, तो इसके विरुद्ध रक्षा करता है, यानी ये टायरोसिन बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। अब टायरोसिन एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर है। ये न्यूरॉन्स को क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक है, और एड्रीनेलिन और नार एड्रीनेलिन और डोपामाइन का सिक्रेशन करता है, जिससे क्या होता है दोस्तों, और ये जो टायरोसिन है ये एड्रेनेलिन और नार एड्रेनेलिन और डोपामाइन का सिक्रेशन करता है, और आदमी इससे क्या होता है, खुश रहता है और एक्टिव रहता है। अर्थात यदि इसकी कमी हो जाए तो आदमी उसके विपरीत दुखी हो जाएगा और सुस्त रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, गेहूं से रोटी बनाने के गुण को प्रभावित करने वाला पदार्थ। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि गेहूं में सबसे पहले तो कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, और गेहूं से रोटी बनाने का जो गुण होता है उसको प्रभावित करने वाला पदार्थ। तो दोनों का आंसर क्या होगा दोस्तों, एक ही होगा, और आंसर होगा आपका ग्लूटिन। जी हाँ दोस्तों, गेहूं में ग्लूटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, और सख्त गेहूं, जिसको कि देखिए धूप दिखाते हैं गेहूं को, तो वो सख्त होता है और फिर उसको पिसाया जाता है। तो इससे क्या होता है कि ग्लूटिन प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, जबकि मुलायम होता है जब गेहूं, तो उसमें इसकी ग्लूटिन की मात्रा कम होती है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि गेहूं से रोटी बनाने के गुण को प्रभावित करने वाला पदार्थ, यानी वो कौन सा प्रोटीन है, तो ग्लूटिन प्रोटीन है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है, यानी कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो ह्यूमन बॉडी में एक्यूमुलेट नहीं होता। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ग्लाइकोजन, एमिनो एसिड्स, वसा और टोकोफेरॉल। तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर होगा एमिनो एसिड्स। जी हाँ दोस्तों, एमिनो एसिड्स वो संग्रहित नहीं रहता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कठिन परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा आवश्यकता कितनी होती है, यानी जो आदमी बहुत कठिन परिश्रम करता है, खेतों में काम करता है या लेबर का काम करता है, इन ऐसे पुरुषों की दैनिक ऊर्जा आवश्यकता कितनी होती है। तो दोस्तों ऐसे पुरुषों की दैनिक ऊर्जा आवश्यकता लगभग 3500 से 4000 किलो कैलोरी होती है। तो यहाँ पर आपका 4000 किलो कैलोरी दिया है, इसलिए आंसर आपका 4000 हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे कि ये रेंज जो है वो 3500 से 4000 के बीच अगर कुछ भी दिया रहेगा तो वो आंसर आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पानी पीने से कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है। पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है या कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो पानी पीने से हमें 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है दोस्तों। पानी से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती, बल्कि ये उपापचयी क्रियाओं और शरीर के लिए आवश्यक एक तत्व है बस। ठीक है, इससे ये बल मिलता है शरीर को, और मेटाबॉलिज्म और कैटालिटिक फंक्शंस वो तेज होते हैं, इससे हमें एनर्जी नहीं मिलती। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है जिसका कारण उसमें निम्न की उपस्थिति है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण गाय का दूध वो पीले सफ़ेद रंग का होता है। तो देखिए दोस्तों, गाय का जो दूध है वो पीला और सफ़ेद होता है। स्क्रीन पर देखिए, तो जो दूध होता है वो सफ़ेद कैसीन के कारण होता है, कैसीन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। बाकी पीलापन जो है वो कैरोटीन के साथ कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। तो यहाँ पर आप देखें कि कैसीन के साथ कैरोटीन, ये आपका आंसर सही होगा। कैसीन
दूध के सफ़ेद रंग के लिए जिम्मेदार होता है, जबकि कैरोटीन दूध के पीलेपन के लिए जिम्मेदार होता है। दूध में कैसीन प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग सफ़ेद होता है, तथा गाय के हल्के पीले रंग का कारण कैरोटीन की उपस्थिति है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे अगला प्रश्न है हमारा। अच्छा, ये वही चीज़ जो मैंने पहले बताया वो लिखा है कि दूध में कैसीन प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग सफ़ेद होता है, और गाय के हल्के पीले रंग का कारण कैरोटीन की उपस्थिति है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और है, वो भी आप इसी समय देख लीजिए कि दूध लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण खराब या खट्टा होता है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण खराब या खट्टा होता है, और ये बैक्टीरिया पाचक नाल में पाया जाता है। ये लैक्टोस यानी जो मिल्क का शुगर होता है, दूध में जो शुगर पाया जाता है उसको लैक्टोस कहते हैं, और इस लैक्टोस को ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड में बदल देता है। जी दोस्तों, दूध से दही बनाना हो, छाछ बनाना हो, पनीर का निर्माण करना हो, तो किस बैक्टीरिया के द्वारा यह होता है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, इसके कारण दूध से दही, दूध से छाछ, पनीर इत्यादि का निर्माण होता है, और ये बैक्टीरिया पाचक नाल में पाया जाता है, और ये मिल्क के शुगर को, जिसको लैक्टोस कहते हैं, इसको लैक्टिक एसिड में परिवर्तित कर देता है, जिसके कारण दूध खट्टा और ख़राब हो जाता है और इन सब चीज़ का निर्माण होता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है? मिठास, दूध के जो मिठास होती है दोस्तों, वो किस कारण होती है? तो वो दूध में उपस्थित शुगर, जिसको हम लोग लैक्टोज कहते हैं, ये देखिए लैक्टोज, ये शुगर होती है जो दूध में पाई जाती है, और ये डाइसैकेराइड शुगर होती है। मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड शुगर दो प्रकार के होते हैं, तो ये डाइसैकेराइड शुगर है लैक्टोज, और इसी की उपस्थिति के कारण दूध में मिठास होती है। तो ये लैक्टोज, आपका ऑप्शन 2 ये सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भोजन का एक प्रमुख अंग है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट और सेल्यूलोज। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि स्टार्च, ग्लूकोज, सेल्यूलोज ये सभी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स का पॉलीसैकेराइड होता है, ग्लूकोज मोनोसैकेराइड होता है, और ये भी पॉलीसैकेराइड होता है। तो ये सभी, तो इसका मेन आंसर हो जाएगा जो कार्बोहाइड्रेट्स, ये भोजन का प्रमुख अंग होता है। ग्लूकोज, स्टार्च, फ्रक्टोज इत्यादि एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच रहकर जो तत्व, हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है, वह तत्व कौन सा है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो यहाँ पर याद कर लीजिए आप, फास्फोरस होता है जो शरीर के अम्लीयता और क्षारकता इन दोनों में संतुलन बनाकर रखता है। ठीक है, फास्फोरस एक प्रकार का खनिज लवण है जो रक्त में यानी ब्लड में उपस्थित रहकर शरीर के अम्ल और क्षार का संतुलन ठीक करता है। ये ब्लड में होता है, और जो ब्लड का नेचर है वो अम्ल और क्षार के बीच में इसको संतुलित करता है, और इसका मुख्य स्रोत फास्फोरस का, आप याद रखेंगे इसको, फास्फोरस है ये जो अम्लीयता और क्षारकता के बीच संतुलन स्थापित करता है, और ये ब्लड में रहता है। ठीक है, और इसका मुख्य स्रोत फास्फोरस का तो दूध है, पनीर, अंडे, मांस, मछली इत्यादि इत्यादि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में कौन मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता? तो निम्न में कौन मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता? तो इसका आंसर एमिनो एसिड्स है। एमिनो एसिड वो एक्यूमुलेट नहीं होता है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, अब अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में कौन लोहे का अच्छा स्रोत है? किस में आयरन सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो दोस्तों उसका आंसर होगा पालक। जी हाँ दोस्तों, पालक में सर्वाधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है, और आयरन का क्या काम होता है? आयरन हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, और आयरन की कमी से, यानी हीमोग्लोबिन की कमी होगी और उससे इनीमिया नामक रोग होता है, जिसको खून की कमी से होने वाला रोग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य होता है। तो क्या बाहुल्य होता है उसमें? तो एमाइलेज बाहुल्य होता है। ऑप्शन 2 इसका सही है।
कि बासमती चावल में एमाइलेज पाया जाता है, इसलिए बासमती चावल के जो दाने होते हैं इनको जब हम पकाते हैं तो ये लंबे हो जाते हैं। ठीक है, लंबे दाने वाली किस्मों में एमाइलेज अधिक पाया जाता है, जबकि मध्यम व छोटे दाने वाले चावल में एमाइलोपेक्टिन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, एमाइलोपेक्टिन छोटे और मध्यम चावल में पाया जाता है, जबकि एमाइलेज वो बासमती के चावल के लंबे दानों में पाया जाता है और ये पकाने पर और अधिक लंबे हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भैंस के दूध में एवरेज फैट कितना होता है तथा दूध को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम पाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है और पूछे जाने की संभावना भी है। तो भैंस के दूध में जो एवरेज फैट पाया जाता है वो 7.2 पाया जाता है। ठीक है, जबकि गाय में 3.5 से 4 के बीच में एवरेज फैट पाया जाता है। अब देखिए 7.2 वो आपका भैंस के दूध में एवरेज फैट है और गाय में 3.5 to 4% ये एवरेज फैट पाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, दूध को पचाने के लिए रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो कि शिशुओं में पाया जाता है। शिशुओं के गैस्ट्रिक जूस जो है, जठर रस जिसको हिंदी में बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस, इसमें से रेनिन नामक एंजाइम शिशुओं में निकलता है। ठीक है, और ये फिर दूध को पचाता है। ठीक है दोस्तों, जबकि वयस्कों में यह एंजाइम नहीं पाया जाता है, रेनिन नामक एंजाइम नहीं पाया जाता, क्योंकि बच्चों में लगभग 6 से 15 वर्ष के भीतर ही यह पूर्णतः लुप्त हो जाता है। यानी वयस्कों में जो 15 वर्ष से ऊपर हैं उनमें रेनिन नहीं पाया जाएगा, तो उनमें दुग्ध प्रोटीन के पाचन का श्रेय हम पेप्सिन नामक एंजाइम को देते हैं, क्योंकि ये बड़ों में पाया जाता है और रेनिन नामक एंजाइम वो शिशुओं में पाया जाता है और 15 वर्ष की आयु तक, 6 से 15 के बीच, ये पूर्णतः लुप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है, रेनिन और लैक्टेस है, ये लैक्टोज नहीं है, लैक्टोज तो मिल्क शुगर है, लैक्टेस ये एंजाइम है, रेनिन एंड लैक्टेस, ए होगा यहाँ पे, LACTASE। तो ये दोनों एंजाइम 6 से 15 वर्ष के भीतर बच्चों में पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं और बच्चों में ही पाए जाते हैं, शिशुओं में ही पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सुमेलित कीजिए। एक तरफ लिखा है विटामिन B12 और फिर उसके नीचे हीमोग्लोबिन, फिर क्लोरोफिल और फिर पीतल, दूसरी तरफ मैग्नीशियम, कोबाल्ट, तांबा और लोहा। तो किसका किससे संबंध है आपको सुमेलित करना है। तो देखिए दोस्तों, विटामिन B12 जिसको रासायनिक नाम हम जानते हैं साइनोकोबालामिन, और इसमें पाया जाने वाला जो तत्व था हम पढ़ चुके हैं, कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में लोहा, आयरन पाया जाता है, और क्लोरोफिल में आपका क्या पाया जाता है दोस्तों, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है और पीतल में तांबा। तो इस तरीके से ये सुमेलित हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है। क्लोरोफिल दिया है, सामने मैग्नीशियम दिया है, हीमोग्लोबिन है, सामने आयरन दिया है, खाने का नमक सोडियम दिया है और कपड़े धोने का सोडा और सामने पोटेशियम दिया है। तो क्लोरोफिल मैग्नीशियम सही है, हीमोग्लोबिन आयरन सही है, खाने का नमक सोडियम क्लोराइड होता है तो सोडियम सही है, कपड़े धोने का सोडा जो है वो क्या होता है, तो दोस्तों कपड़े धोने का सोडा वो सोडियम कार्बोनेट होता है। ये देखिए नीचे आपका दिया गया सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, जिसका फार्मूला होता है Na2CO3। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सोडियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं। तो इसका पोटेशियम से कोई लेना देना नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन 4 होगा, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आगे ऐसे ही शानदार वीडियो पाने के लिए आप हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और साथ साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको अगली नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों।